हेलो गाइस, स्वागत है आपका बालाजी ट्यूटोरियल में। मेरा नाम राधिका राय है और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी। ऐसे तो हमें 6 to 10 तक कवर करना है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 6 क्लास की ज्योग्राफी से। ये क्लास वैसे तो 1 मार्च से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए ये क्लास आज से स्टार्ट होगी। अब से ये क्लास आपको डेली इसी चैनल पर मिलेगी 10 o'clock मॉर्निंग में। और बाकी कैसे आपको वीडियो कैसी लगती है ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरा नाम तो आप लोग जान ही चुके हैं, राधिका राय, और मैंने ग्रेजुएशन किया है अकाउंट ऑनर्स से। अभी मैं बीएड कर रही हूँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, ये मेरा फाइनल ईयर है। और बाकी मैं 2 साल से बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन पढ़ाने से क्या होता है, हमारे क्लियर कॉन्सेप्ट और क्लियर होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि अकेले बैठ के पढ़ने से अच्छा है कि मैं कुछ अपने दोस्तों को भी इसमें इन्वॉल्व करूं और साथ में मिलकर पढ़ें, क्योंकि घर में अकेले बैठे बैठे रहने से और अकेले पढ़ने से माइंड भी थोड़ा वो हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जाए और सबके साथ पढ़ा जाए। सामने वाले को पढ़ाने से क्या होता है कि हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होती है और हमें वो चीज़ें और अच्छे से समझ आती है। आई होप कि आप लोग भी अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आप मतलब बहुत हाई लेवल पे पढ़ रहे, क्योंकि जब हम कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि कोई हमें एकदम बेसिक से पढ़ाए, एकदम बच्चों की तरह, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें हायर बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं। तो अगर हम क्लास 6 के एनसीईआरटी से स्टार्ट करें और 12th तक अच्छे से पढ़ ले तो मेरे ख्याल से हम कोई भी एग्जाम्स अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर होगा ज्योग्राफी का, जिसमें हम पढ़ेंगे सौरमंडल में पृथ्वी। तो आइए, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि तारों में क्या होती है, अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। वो बहुत बड़े आकार के होते हैं और बहुत गर्म होते हैं और गैसों से बने होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य भी एक क्या है, तारा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि और तारे भी में भी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, लेकिन वो हमसे इतने दूर है कि उसकी ऊष्मा और प्रकाश हमें महसूस नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आसमान में जब भी हेलीकॉप्टर उड़ता है तो वो दूर होने के कारण हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन वही पास से अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा रहता है। वैसे ही इन सबके साथ भी होता है। और आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब हम तारों को आसमान में देखते हैं तो वो कुछ कुछ आकृतियां बनाते हैं, जैसे कि पोलर भी। सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे हम। तो जैसे हम लोग देखते होंगे कि आसमान में जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे बहुत सारे छोटे छोटे तारे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और कोई कोई तारे धुंधले होते हैं, कोई कोई बहुत चमकीले होते हैं। और शाम होते होते तक, रात होते होते तक वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कभी कभी बादलों के कारण वो हमें नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जब दिखाई देते हैं तो आसमान हमें बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो उनके बारे में हम यहाँ पे ये चीज़ जानेंगे कि पहला होता है फुल मून और दूसरा होता है न्यू मून। तो फुल मून में को हम हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। जब हमें चांद पूरा दिखाई देता है तो हम उसे फुल मून कहते हैं। और जब हमें चांद थोड़ा सा दिखाई देता है, एकदम ना के बराबर दिखाई देता है, जब चांद बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, न्यू मून कहते हैं, जिसे हम हिंदी में अमावस्या भी कहते हैं। फुल मून में हमें चांद पूरा दिखाई देता है और फिर जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे ये थोड़ा थोड़ा घटते जाता है। आपने देखा होगा वैसे वैसे इसका आकार छोटा से छोटा होते जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हमें बिल्कुल भी मून विजिबल नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं न्यू मून। अब आप लोगों के दिमाग में ये जरूर आया होगा कभी ना कभी कि मून हमें दिन में क्यों नहीं दिखाई देता। तो मून हमें दिन में या फिर तारे हमें दिन में इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि दिन में क्या होता है ना कि सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि हमें मून दिखाई ही नहीं दे पाता। हाँ, जब शाम थोड़ी ढलती है, जब सूर्य का प्रकाश थोड़ा कम होता है, तब आप हल्का हल्का कभी कभी देखते होंगे आसमान में आपको चांद दिखाई देता है, लेकिन प्रॉपर जो चांद की विजिबिलिटी होती है वो हमें रात में दिखाई देती है, जो कि सूर्य उदय अस्त के जस्ट बाद दिखाई देती है। उसके बाद खगोलीय पिंड है, जिसको हम कैलेस्टियल बॉडी भी कहते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और वो सभी चीजें जो हमें रात के समय में दिखाई देती हैं उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है। सूर्य को हम एक तारा बोलते हैं, लेकिन वो हमसे इतना मतलब पास है कि वो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। बाकी सब तारों के मुकाबले में सूर्य हमसे काफी क्लोज है, इसलिए वो हमें क्या दिखाई देता है, थोड़ा बड़ा, बाकी तारों के मुकाबले में थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। और उसकी गर्मी भी हमें महसूस होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी तारों में अपनी ऊष्मा नहीं होती है या उसमें रोशनी नहीं होती, बाकी तारों में भी वो
होता है, लेकिन क्या होता है कि वो इतने दूर है कि हमें उनकी रोशनी या उनकी ऊर्जा महसूस नहीं होती है, और सूर्य हमारे इतने नजदीक है कि उसकी ऊर्जा और उसकी रोशनी जो है वो हमें पूरी दिखाई देती है। तारों में क्या होता है कि तारों की अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। तारे बहुत बड़े आकार के होते हैं और बड़े गर्म होते हैं, और इसमें एक चीज और है कि ये गैसों से बने होते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि सूर्य में भी बहुत सारी गैसें पाई जाती है, और ये यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा कि पूर्णिमा जिसे हम फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा जिसे पूर्ण चांद वाली रात कहते हैं, जब हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। अमावस्या जिसे हम न्यू मून कहते हैं, जिसे नए चंद्रमा की रात्रि कहते हैं, जब हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद हमने पढ़ा खगोलीय पिंड जिसे कैलेस्ट्रियल बॉडी कहते हैं। रात के समय हमें जितनी भी चीजें दिखाई देती है वो सारी कैलेस्ट्रियल बॉडी होती है। और सूर्य को हम जानते हैं कि सूर्य क्या है, एक तारा है, और तारा के पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होती है। वो बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं, और कई गैसों से बने होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य भी हीलियम और हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है तो इसलिए मैं इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में डालूंगी। वैसे अगर आप चाहें और आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस, हम तारों के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा कि तारे जो है वो बहुत बड़े आकार के होते हैं, लेकिन दूर होने के कारण हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नक्षत्र मंडल के बारे में। नक्षत्र मंडल क्या होता है, जो तारों के द्वारा विभिन्न समूह होते हैं, उनके द्वारा जो विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा जो विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, उन्हीं को नक्षत्र मंडल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अर्सा मेजर और बिग बी है, और सप्तऋषि भी जो हम देखते हैं वो भी अर्सा मेजर का ही पार्ट है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है सप्तऋषि, और अगर आप सप्तऋषि से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं तो सामने ही आपको ध्रुव तारा दिखाई देता है। पहले के टाइम में तो ना घड़ी थी, ना क्या कहते हैं कोई कंपास था, जैसे कि आज वो हो चुका है, लेकिन पहले के टाइम में ये सब कुछ नहीं था। तो क्या करते थे लोग, ध्रुव तारे की ही मदद से देखते थे कि कौन सी दिशा कहाँ है। जैसे ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, तो उससे आंकलन लगाना इजी था कि इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा। तो वैसे ही ध्रुव तारा जो है उसको उत्तरी तारा भी बोलते हैं, क्योंकि वो हमेशा उत्तर ही दिशा में आपको दिखेगा। तो आप कभी भी देखोगे वो उत्तरी दिशा में दिखेगा, उसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है। और सप्तऋषि के जब आप ये 2 पॉइंट जो लास्ट वो रहते हैं उनसे एक काल्पनिक रेखा खींचोगे तो वो आपको डायरेक्ट ध्रुव तारा दिखाई दे जाएगा। सप्तऋषि 2 पार्ट से बना हुआ है, सप्त और ऋषि। सप्त मतलब आप लोग जानते होंगे 7, और ऋषि मतलब होता है संत। तो सप्त ऋषि का मतलब होता है 7 संत। ये कोई पौराणिक कहानी है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी अगर टाइम मिला तो बाकी अब हम पढ़ेंगे ग्रहों के बारे में। तो जैसा कि ग्रह और प्लैनेट, ग्रह और तारे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि तारे जिसके पास अपनी ऊष्मा होती है, ग्रह जो जिसके पास ना अपनी ऊष्मा होती है ना अपना प्रकाश होता है, वो तारों की ऊष्मा और प्रकाश से ही चमकते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रह को इंग्लिश में प्लैनेट बोलते हैं, और इसको ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का साधारण अर्थ होता है जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि ग्रह क्या होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, तो सॉरी, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, प्लैनेट। प्लैनेटाई शब्द से ही प्लैनेट बना है, जिसको हम हिंदी में ग्रह बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि प्लैनेट और स्टार्स मतलब ग्रह और तारों में क्या अंतर है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है वो ग्रह होते हैं, और जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है वो तारे होते हैं। और ग्रह जो है वो तारों के ऊष्मा और प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी भी एक ग्रह है जिसपे हम सब और आप सब रहते हैं। अगर पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, सूर्य, तो हमें जो भी प्रकाश या ऊष्मा मिलती है वो सूर्य से ही मिलती है। तो अगर हम किसी और ग्रह पे जाके अपनी पृथ्वी को देखेंगे तो वो भी चंद्रमा की भांति आपको चमकता हुआ ही दिखाई देगा। बाकी इतना मैंने आपको समझा दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लास बीच बीच में थोड़ी थोड़ी पॉज हो रही है क्योंकि ये ऑन क्या कहते हैं, एक तो व्हाइट बोर्ड है, वो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो और टाइम बचाने के लिए, आपका ही टाइम बचाने के लिए मैं लिख के और फिर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सीख पाए। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो रुक गई क्या? तो अब हम पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सूर्य और बाकी ग्रहों के बारे में। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर शुक्र ग्रह की पट्टी आती है, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून।
ये हमें लाइन वाइज याद नहीं रहता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को याद नहीं रहता है कि पहले बुध होगा या मंगल होगा या शुक्र होगा या शनि। तो इसको याद करने का मेरा एक सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप नॉनवेज किस दिन खाते हैं, तो बुध और शुक्रवार को मोस्टली लोग खाते हैं। और किस दिन आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मंगल और बृहस्पतिवार को आप नॉनवेज नहीं खाते हैं। तो आप इसको मंगल, बृहस्पति और शनिवार को आप नॉनवेज नहीं खाते। बहुत सारे लोग शनिवार को खाते, बहुत सारे नहीं खाते। बट अगर हम इस चीज़ को लेकर चले कि शनिवार को भी नहीं खाते, तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पहले है सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर शुक्र ग्रह की पट्टी। फिर क्या, फिर किस दिन हम नॉनवेज नहीं खाते हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि, उसके बाद यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी के भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बट बहुत कम पूछे जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि 4 ग्रह जो होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वो उसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं वो चट्टानों से बने होते हैं, मतलब वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें पाई जाती हैं और उनका घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन उनका आकार छोटा होता है। वहीं पे अगर हम बाहरी ग्रहों की बात करें तो वो गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जिसका घनत्व कम होता है लेकिन आकार जो है वो बड़ा होता है। उसका घनत्व कम होता है लेकिन आकार में जो है वो बाहरी ग्रह ज़्यादा बड़े होते हैं, और आंतरिक ग्रह जो है वो आकार में छोटे होते हैं लेकिन उनका घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है। बाकी अब हम ग्रहों की पढ़ेंगे परिक्रमण के दिन और घूर्णन के दिन। तो हम जानते हैं कि बुध जो है 88 दिन में परिक्रमण पूरा करता है और घूर्णन जो है वो 59 डेज में करता है। शुक्र जो है 255 डेज में परिक्रमण करता है और 243 डेज में जो है घूर्णन करता है। पृथ्वी 365 डेज में परिक्रमण करती है और घूर्णन 1 दिन में करती है। मंगल जो है 367 दिनों में परिक्रमण करता है और घूर्णन जो है वो 1 दिन में करता है। बृहस्पति वैसे ही 12 साल के अप्रॉक्स में अपना परिक्रमण करता है और 9 घंटे 56 मिनट में अपना घूर्णन कंप्लीट करता है। शनि 29 साल 5 महीने में अपना परिक्रमण कंप्लीट करता है और 10 घंटे 40 मिनट में अपना क्या है, घूर्णन कंप्लीट करता है। ऐसे ही बाकी ग्रह हैं, यूरेनस 84 साल में, नेपच्यून 164 साल में। और ये जो मैंने लिखा है ये चंद्रमा है। जैसे हमारी पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? 1, मतलब कितना चंद्रमा है? 1। वैसे बुध और शुक्र के पास एक भी चंद्रमा नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी चंद्रमा नहीं है, तो आप इसमें ऑप्शन कर सकते हैं बुध और शुक्र। या फिर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसमें जो है सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या है, तो आप ऑप्शन में कर सकते हैं बृहस्पति और शनि, जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ चंद्रमा है, जिसके नंबर है 53। ऐसे यूरेनस के पास 27, नेपच्यून के पास 13, मंगल के पास 2 अपने चंद्रमा हैं। बाकी हम सब जानते हैं कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ला होता है और बाकी ग्रहों के वो नहीं होता है। और बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आगे का लेक्चर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।